गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट सेकंड ले रहे हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस किया था। देन आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था। अगर हम उसी टॉपिक को थोड़ा रिव्यू कर लें तो क्या था उसमें, पार्ट सेकंड ले रहे हो आज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, इसमें हमने फैराडे जो फर्स्ट लॉ था, फैराडे फर्स्ट लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कि अगर आपके पास that this is a coil, here is a galvanometer and here we place a magnet having north and south pole. When we place a magnet, जब आपने कोई भी मैग्नेट को प्लेस किया, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जाती हैं? आउटवर्ड्स। ठीक है, साउथ पोल के क्या आती हैं? इनवर्ड्स। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा था हमारे पास कि जैसे जैसे हम मैग्नेट को नज़दीक लेके आएंगे तो जैसे ये दूर होगा तो ये जो ऊपर और नीचे वाली लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी ऊपर से और नीचे से। सिर्फ हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही स्ट्रेट जा पाएंगी अगर ये दूर है मैग्नेट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास कम है, फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो हमारे पास फ्लक्स जो इंड्यूस होगा वो भी कम होगा। फ्लक्स इंड्यूस अगर कम है तो उसके कारण हमारे पास जो करंट इंड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जैसे ही हम नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक लेके आएंगे तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी इसमें से क्रॉस हो जाएंगी कॉइल में से। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा है हमारे पास तो हमारे पास जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता कब एक्चुअल में? ये तब इंड्यूस होता है ईएमएफ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब हमारे पास क्या आती है? चेंज आती है, फ्लक्स जब हमारा चेंज होता है। अब नेक्स्ट इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हम कॉइल को भी 4 मीटर पर सेकंड से मूव करवा रहे हो और इसको भी आप 4 मीटर पर सेकंड से मूव करवा रहे हो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस नहीं करेंगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर होंगी उतनी लीव कर जाएंगी इसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द कॉइल। ठीक है, अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर ये 4 है इसकी 2 है, तब क्या होगा? तब कुछ फील्ड लाइंस हमारी इसके अंदर रहेंगी। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो नो चेंज इन फ्लक्स, तब आपका फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो आपके पास क्या आएगा? नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो तब होगी जब क्या है? रिलेटिव मोशन है। किस किस के बीच में? कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में। तो हमारे पास हमने क्या बताना था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बतानी थी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था उसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब आती है आपके पास? जब आपके पास क्या है? रिलेटिव मोशन है। किस किस के बीच में? whenever there is a relative motion, there is a relative motion between coil and magnet। जब आपका जो कॉइल है और जो आपका मैग्नेट है उन दोनों के बीच में जब क्या होता है? एक रिलेटिव मोशन होता है, उससे हमारे पास क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होगी या फिर आप बोल सकते हो कि करंट इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड कहाँ पे आएगा ये? इन द कॉइल। ठीक है, जब करंट आएगा तब गैल्वेनोमीटर आपका क्या शो करेगा? इट शोज द डिफ्लेक्शन। पर ये जो चेंज है हमारे पास, ठीक है,
ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ये ईएमएफ है या करंट, ये तब तक ही रहेगा जब तक हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। मीन्स आपके पास जब तक क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन कोज है, वो कोज क्या है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर जब तक वो चेंज हो रहा है तब तक हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। जैसे हमने इस केस में देखा कि रिलेटिव मोशन नहीं था तो हमारे पास फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई तो हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो मतलब कि क्या हुआ, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करोगे कि अगर हमारे पास रिलेटिव मोशन है किसके बीच में, कॉइल के बीच में और दूसरा मैग्नेट के बीच में, तब हमारे पास ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल and it longs as last as the change in the magnetic flux or there is a relative motion between them. So main cause क्या हुआ आपके पास, change in the magnetic flux is the cause of electromagnetic induction. Next यहीं से आपका क्या बन रहा है, Faraday second law. Faraday second law क्या कह रहा है आपका, according to Faraday second law what happens, Faraday second law ने बताया कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि आपका फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, इन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताया था, फैराडे फर्स्ट लॉ ने, देन फैराडे सेकंड लॉ, इन दोनों ने डिस्क्राइब किया था किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इसके अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। और इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो क्या है, इट स्टेट्स दैट द, ये क्या डिनोट कर रहा है आपका, मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि हमारे पास फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, जो भी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग इन इट। ठीक है, कि हमारा फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप कोई भी कांस्टेंट लगाओगे, लेट यहाँ पे के लगाओगे तो के की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू, लेट आपने कांस्टेंट के लगा दिया और ये के की वैल्यू जो हमारे पास ये 1 आता है आपके पास। ठीक है, सो E बिकम्स इक्वल टू द डी फाई अपॉन डी टी, मतलब जितना फ्लक्स चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ईएमएफ इंड्यूस्ड के। अब इसी का हम एक अगर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लेट वी टेक वन एग्जांपल। आपको दे रखा है, लेट द चेंज इन द फ्लक्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, द चेंज इन द फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 5t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 10। आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आपको ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी और E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। फाई की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करोगे 5t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 10। हमने ये क्लास 11 में पढ़ रखा है कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है इसका। तो आपके पास यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, सो 10t प्लस 90 का विद रिस्पेक्ट टू dt जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 9। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो E कम्स आउट टू बी 10t प्लस 9। आपको वैल्यू कितने पे फाइंड आउट करनी है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप वैल्यू पुट करोगे, E इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 9
विच इज इक्वल टू 19 वोल्ट्स। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी हमारी कॉइल में वो कितनी आ गई हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 19 वोल्ट्स। नेक्स्ट आता है आपके पास, दीज आर योर फैराडेज लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अब इसने हमें ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, बट उसने क्या बताया, वो हमें डायरेक्शन बता रहा है किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। जो हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है हमें, लेंजिस लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी आप हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है कि वो जो भी कॉज उसको पैदा कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, उसको अपोज करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it oppose the cause producing it। जो भी कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। उसके बेस पे हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -d∅/dt। नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास कि यहाँ पे मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। पहले मैंने क्या माना कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, कांस्टेंट है। इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो कांस्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉइल लिया और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स चेंज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो मेरे पास क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा। अब देखिए लेंजिस लॉ क्या बोल रहा है कि जो भी कॉज है उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो करंट भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इसको डिक्रीज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को। इसको डिक्रीज करने के लिए अब यहाँ पे हमें क्या देखनी पड़ेगी कि कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे। अब कॉइल में जो करंट होगा उसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो वो फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर वो फ्लो करेगा हमारे पास क्लॉकवाइज। अब अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, इनवर्ड्स। पर अगर इनवर्ड्स ही ऑलरेडी था तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज होगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन क्या ले रही हूँ, क्लॉकवाइज, तो इसका मीनिंग क्या है कि मुझे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या लेनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, पहले अंदर की तरफ था, तो दोनों क्या करें, एक दूसरे को अपोज कर दे। सो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या लेंगे हम यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लिया था। अब सेकंड एग्जांपल में आप ले लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या है, कांस्टेंट है। देन मैंने क्या एज्यूम किया कि यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैग्नेटिक फील्ड इसका इंक्रीज कर दिया। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, अगेन मेरा क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या आया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। अब अगर यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, लेंजिस लॉ क्या है, उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए अब मुझे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब डिक्रीज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या देखनी पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन। अगेन करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। अगर मैं इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ, फिंगर्स को कर्ल किया तो अगेन मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड से तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, करंट की जो डायरेक्शन है वो लेनी पड़ेगी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज ले रही हूँ तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है, इनवर्स, जो कि इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं,
अनदर एग्जांपल में हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास जहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसका करंट पहले क्या है, कांस्टेंट है। आपने इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल लगाते होते हैं, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब होता है, तो इस पॉइंट पे तो इनवर्स, P पॉइंट पे आउटवर्ड्स। तो हमारे पास यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड्स। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, अब हमने यहाँ पे कोई कॉइल प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब मैंने मान लो करंट को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। करंट इंक्रीज होगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या था बाइट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग, μ0/4πI/2a मीन्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। अगर करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने से मेरे पास क्या आएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसको अपोज करना है। अपोज करने के लिए अब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो करंट है वो इंक्रीज किया हमने, करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आ रहा है। अब हमें इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेक करनी है। इस कॉइल में अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस में लूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ, तो क्या है, फिंगर्स को कर्ल करूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड्स, सो इट अपोजिट्स डायरेक्शन मीन्स मुझे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या लेनी पड़ेगी, ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से लेंज़िस लॉ को आप समझ सकते हो कि ये कैसे अपोज करता है करंट को। थैंक यू।